मेरे प्यारे बच्चों, सौभाग्य देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अध्याय क्या है? किसान, जमींदार और राज्य। ये पाठ का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। अब इसके अंतर्गत ये हमारा टॉपिक आज का है फसलों की भरमार। क्या है? फसलों की भरमार। फसलों की भरमार का अर्थ आप लोग जानते होंगे, जब बहुत ज़्यादा संख्या में फसल उत्पन्न करना, बहुत ज़्यादा संख्या में फसल की पैदावार करना। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए कि दो प्रमुख मौसम चक्रों के दौरान खेती की जाती है। पहला क्या है? खरीफ है, और दूसरा क्या है? रबी। ये दो प्रमुख मौसम चक्र हैं जिसमें खरीफ है और दूसरा रबी। एक तीसरा जायद होता है, उसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। लेकिन ये दोनों जो मौसम चक्र है, ये जो इसके दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं खरीफ और रबी की ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। पतझड़ में रबी की, यानी पतझड़ के मौसम में रबी की खरीफ की फसल होती है और पतझड़ के बाद खरीफ की फसल उगाई जाती है। और बसंत ऋतु में देखा जाए तो रबी की फसल। ये मौसम दिया है पतझड़। पतझड़ और बसंत। अब आपको बता दें, यदि शुष्क और बंजर इलाकों को छोड़ दें तो अधिकांश जगहों में वर्ष में कम से कम 2 फसलें ली जाती हैं, जिसमें प्रमुख है खरीफ और रबी ली जाती है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है उन क्षेत्रों में खरीफ की फसल उगाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में यानी औसत से कम वर्षा होती है या कम वर्षा होती है उसमें रबी की फसलें उगाई जाती हैं। जिसमें अब इसमें सिंचाई के साधन में तो आप लोगों को सब बता ही दिया गया है। अब आईने अकबरी जो अबू फजल द्वारा लिखा गया है वो पहले बता चुके हैं वीडियो में, वो पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। आईने अकबरी से हमें ज्ञात होती है कि दोनों मौसम मिला करके मुगल प्रांत अर्थात आगरा में 39 प्रकार की किस्में होती थी। आगरा में आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। आगरा में देखा जाए तो 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। वही जबकि दिल्ली में अगर देखा जाए, दिल्ली प्रांत में अगर आपको देखा जाए तो यह फसलें 43 किस्म की थी। कितनी थी? 43 किस्म की फसल उगाई जाती थी। जबकि पश्चिम बंगाल में देखा जाए, पश्चिम बंगाल में बंगाल की लगती है, बंगाल। यही अगर बंगाल में देखा जाए तो 50 किस्म की फसलें 50 किस्म की फसलें पैदा की जाती थी। मध्य भारत और दक्कन पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पर कपास उगाई जाती थी। मध्य भारत अर्थात ये मैदानी क्षेत्र को छोड़कर जहाँ से पठारी क्षेत्र प्रारंभ होते हैं, अर्थात झांसी के बाद, झांसी से आपका पठारी भूभाग मिलने लगता है, इसीलिए कहा जा रहा है मध्य भारत। मध्य भारत से और दक्षिण के पठारी भागों तक कपास की फसल उगाई जाती थी। जबकि बंगाल चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। तिलहन में
सरसों है, तिल है, तीसी है, यानी जिससे हम तेल निकाल सकें। ये तिलहन फसलों में आती है। दलहन फसलों में जिससे दालें मिलती हैं, मटर है, चना है, बकले की दाल है, मसूर है, ये सब दलहनी फसलों में आते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं, मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया था। मक्का भारत में अमेरिका और स्पेन के रास्ते से आया था। वो 17वीं शताब्दी में अन्य और भी फसलें भारत में आई थी, जिसमें टमाटर है, आलू है, अनानास है, मिर्च है, पपीता है। ये सब विश्व के अन्य दूसरे जगहों से भारत में पहुंची थी। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में फसलों की भरमार अधिक थी। अर्थात आपको यहाँ देखने से ही लगता है कि आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, दिल्ली में 43 किस्म की और बंगाल में 50 किस्म की फसलें। इसलिए ये आपको बताया जा सकता है कि फसलें भरपूर मात्रा में उगाई जाती थी। अब आता है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय ग्रामीण समुदाय अर्थात ग्रामीण समूह कैसा था या ग्रामीण जीवन कैसा था। ये ग्रामीण समुदाय में ग्रामीण जीवन के विषय में बताया जाएगा आप लोगों को। तो कृषि उत्पादन में किसानों की व्यापक भागीदारी होती थी। किसान कहाँ रहते थे? गांव में। या कृषि कार्य गांव से ही करते थे। अर्थात ग्रामीण समूह में ग्रामीण समुदाय में किसान अधिक मात्रा में मिलते थे। किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तित्व स्वामित्व होता था। ये अपनी जमीन पर ये भूस्वामी जैसे कहा जाता है, अपने जमीन के भूस्वामी होते थे। वे एक समुदाय ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। वे एक ग्रामीण समुदाय के किसान एक अलग हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक और भी थे। 3 घटक थे, जिनमें खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। पहला क्या है? खेतिहर किसान, खेती वाले किसान। पहला क्या है? खेतिहर किसान, जिसे खेती वाले किसान कहा जाता है। दूसरा क्या है? पंचायत। और तीसरा मुखिया। ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे। पहला था खेती वाले किसान, दूसरा पंचायत और तीसरा मुखिया। अब खेती वाले किसान का काम था खेती कार्य करना, भूमि की जुताई, गुड़ाई, निराई, फसलों की कटाई और उसकी मड़ाई का कार्य, ये सब वर्ष भर किया करते थे। पंचायत का काम था छोटे मोटे गांव में छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना और गांव के ग्रामीण विकास के लिए एक समिति गठित करके गांव के विकास के लिए ये पंचायत को खुद समिति एक मीटिंग करके एक सभा का आयोजित करके गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ये सब पंचायत का कार्य था। इसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। अब आगे भी गए मुखिया जो है गांव का स्वामी होता था। इसी की देख रेख में गांव की सुधार प्रक्रिया लगती थी। यह मुखिया न्यायिक का गांव के से संबंधित मामले में न्यायिक का काम भी करता था। न्याय मामले का निपटारा करना मुखिया का काम होता था। इसी के आदेशानुसार गांव के विकास की योजना पूर्ण होती थी
पटवारी या लेखा जोखा रखने वाले मुखिया से मिलते थे और गांव के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब इसके बाद अगला आपका आता है जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और ग्रामीण माहौल यानी ग्रामीण समूहों में किस किस जाति के लोग रहते थे, किस किस वर्ग के लोग रहते थे, यानी जातियों में वर्गों में सब विभाजित थे। और गांव का माहौल कैसा था, गांव के लोग का संबंध कैसा था, ये सब आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो खेतिहर किसान जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव वाले के कारण कई समूहों में विभक्त थे। खेतिहर किसान अन्य जाति जैसे भेदभाव, जैसे अब भी देखा जाता है गांव में अनेक जातियां हैं, अब तो भेदभाव लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये भेदभाव प्रचुर मात्रा में था। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिसे हम खेतिहर किसान कहते थे, जो समाज में निम्न समझे जाते थे। वे किसान समाज में निम्न समझे जाते थे या फिर खेती या मजदूरी करते थे और ग्रामीण संख्या का बहुत बड़ा भाग उनके पास संसाधन सबसे कम थे। खेतिहर किसान तो ठीक थे, उनके पास ये भूस्वामी होते थे, उनके पास तो खेती थी, लेकिन कुछ एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इसे मजदूर कहा जाता था, जो खेती पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन ये भूमि के स्वामी नहीं होते थे, यानी इनकी भूमि पर स्वामित्व नहीं था। ये बहुत अधिक संख्या में होते थे, ये निम्न समझे जाते थे, जिसे नीच कहा जाता है। इनकी स्थिति प्राय वैसी थी जैसे आधुनिक भारत में दलितों की है। इनकी स्थिति कैसी थी, जैसे इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए दलित की जो स्थिति है, इन मजदूरों की स्थिति उस समय 16वीं और 17वीं शताब्दी में वैसे ही थी। मुस्लिम समुदाय में देखा जाए हलाल खोरान जिसे कहते हैं, ये मुस्लिम समुदाय में हलाल खुरान जैसे नीच कार्य से जुड़े रहते थे। मल्ला हजदाओ ये जो मल्ला हजदाओ थे, ये नाविक के पुत्र होते थे। इनको भी समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। मुस्लिम समाज में हलाल खुरान को निम्न स्थान प्राप्त था और मल्लाह हजदाओ को जो नाविक के पुत्र समझे जाते थे, जो केवट होते, जो नौकाएं चलाते थे, जिन्हें माझी कहा जाता था, ये सभी निम्न जातियों में आते थे। इन लोगों की निम्न जातियां का इन लोगों की गिनती दासों में की जाती थी, लेकिन अब उनकी स्थिति वैसी नहीं रही जैसे पहले मानी जाती थी। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई किताबों में देखने को मिलता है कि राजपूत की चर्चा किसान के रूप में की जाती है तथा जाट भी किसान थे, परंतु उनकी जगह राजपूत के मुकाबले में नीची थी। जैसे 17वीं सदी के जो किताब मारवाड़ की एक किताब मिलती है जिसमें राजपूत किसान के
किसान के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वे समृद्ध किसान थे, उनके पास भू ज़्यादा था, उनके पास खेती की ज़मीन ज़्यादा थी। उसी तरह जाट भी, जिसे जट कहा जाता है, ये भी कृषि कार्य करते थे, लेकिन दोनों किसान थे। लेकिन स्थिति में देखा जाए तो राजपूत से जाटों की स्थिति निम्न थी। अब आता है पंचायत और मुखिया। ग्रामीण समुदाय में आप देखेंगे कि पंचायत और मुखिया, हम आपको बताए भी हैं 3 घटक होते थे, किसान, पंचायत और मुखिया। किसान के विषय में हम बता चुके हैं, हम पंचायत और मुखिया के विषय में यानी इस टॉपिक पर अब चर्चाएं करेंगे। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। जो पंचायतें होती थी उसका एक अध्यक्ष होता था, जो प्रतिनिधि का कार्य करता था, उसे हम मुखिया कहते थे, जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था, जिसे मुकद्दम या मंडल। मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम या मंडल। मुखिया का चुनाव, इनका चुनाव कैसा होता था? मुखिया का चुनाव गांव के ही बुजुर्गों द्वारा किया जाता था, वे भी आम बुजुर्गों द्वारा, आम बुजुर्गों की सहमत से की जाती थी, और इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। जमींदार से मंजूरी लेकर के बुजुर्ग अपनी सहमत से एक मुखिया का चुनाव करते थे। और आमदनी, गांव की आमदनी व खर्चे का कार्य कैसे चलता था? तो गांव की आमदनी और खर्चे का कार्य गांव के ही सहयोग से होता था, गांव के ही सहयोग से होता था। और इसका हिसाब किताब, इस खर्चे का हिसाब किताब लेना और इसकी निगरानी करना मुखिया का काम था। इसका काम था, मुखिया का काम था। और इसमें पंचायत और पटवारी इसकी मदद करते थे। इस मुखिया के इस कार्यों में जो पंचायत के सदस्य होते थे, जो पटवारी होते थे, जो शासक द्वारा नियुक्त पटवारी होते थे, वे सब मुखिया का सहयोग करते थे। पंचायत का खर्च गांव में आम खजाने से चलता था। आम खजाना जो गांव द्वारा चंदे के रूप में इकट्ठा किया गया धन था, उसी से पंचायत का कार्य चलता था। इसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी किया जाता था। प्राकृतिक आपदा क्या है? जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, फसलें चौपट हो गई, किसी के अन्न की कमी है, किसी के और कमी है, तो इसमें जो पंचायत में जो धन होता था उस व्यक्ति को दिया जाता था, फिर वो अगले साल उसको वापस लौटाता था। ये काम होता था। और मान लीजिए बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या किसी अन्य कारण फसलें जल गई, ये सब प्राकृतिक आपदा होती है। तो इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पंचायत व्यवस्था में गांव से एक अलग से इकट्ठा किया गया धन रहता था। ऐसे भी है, जैसे नदियों की बांध बनाने के लिए मिट्टी को डालने के लिए जो मजदूर लगते थे, उनका खर्च भी इन्हीं धनों से चलता था। जात की अवहेलना रोकने के लिए, यानी ये पंचायतें अपना कार्य कैसे करती थी, न्यायिक कार्य, तो जात की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना, ये सब मुखिया की जिम्मेदारी होती थी। पंचायत को जुर्माना लगाना, उसमें उसे गांव से निष्कासित करना, उसे अपने गांव के क्षेत्र में निष्कासित करना, उसे अपने जात या बिरादर से
निष्कासित करना, ये सब कार्य मुखिया द्वारा किया जाता था। इस तरह उसे दंडित कर व्यक्ति को, उस दंडित व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पैसे दोनों से ही हाथ धो बैठता था। कोई व्यक्ति जब गांव से निकाला जाएगा तो जिस बिरादरी का रहेगा उससे भी हाथ धोना पड़ता था, और जो पैसा जो गांव में रहकर जो कार्य करता था वो उसका कार्य भी छूट जाता था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग किसान, जमींदार और राज्य के अंतर्गत किसान के जो भी पार्ट होते हैं उसको सब पढ़ लिए हैं। ग्रामीण व्यवस्था क्या है, जाति और ग्रामीण माहौल कैसा है, फसलें कैसी हैं, पंचायतें क्या हैं, मुखिया किसे कहते हैं, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। अब अगला जो है भाग अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।